गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखें, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो ये है, अब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, ये स्टैंडर्ड डिजिग्नेट करती है कि कोई चीज़ में प्रोडक्शन हो तो या कंपनी करती है उसका स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, मेजरमेंट कितना होना चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए। BIS पेट्रोल में भी है कि पेट्रोल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो BIS एक स्टैंडर्ड अपना एक स्टैंडर्ड देती है, वो स्टैंडर्ड को सबको फॉलो करना है, BIS इतना जानो। EPFO एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो PF का पैसा लोगों का करता है प्रोविडेंट फंड का, तो EPFO PF के पैसे को डिपॉजिट उनके पास होता है, उस पैसे को यूटिलाइज करती है। बाद में कोई जॉब से रिटायर होता है या बीच में कोई छोड़ता है तो PF के जितने पैसे डिपॉजिट हुए हैं तो उस रेशियो में, ऐसे कि किसी का सैलरी से PF कटता है 10,000, तो गवर्नमेंट भी उस 10,000 में जितना आपने कटवाया उतना कम से कम एक क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम, जैसे कि आपने 10,000 डिपॉजिट किया तो 10,000 सरकार भी उसमें डिपॉजिट करेगी आपके पैसे में। जब आप रिटायर हो गए तो सरकार का पैसा और आपका पैसा दोनों मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि PF में आप 20,000 कटाओ तो सरकार भी 20,000 उसमें डिपॉजिट करेगी, नहीं, 10 ही करेगी। तो PF में जितना पैसा डिपॉजिट किया बाद में कुछ इंटरेस्ट के साथ एक साथ आपको लास्ट में मिलता है। तो EPFO का वो काम है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एम्प्लॉयमेंट है एम्प्लॉयमेंट। ESIC एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESI का बहुत सारा हॉस्पिटल है, हेल्थ से ESI का पैसा लोगों को, जैसे कि कोई फैक्ट्री में है या अदर कोई ऑर्गेनाइजेशन में है, कंपनी में है, एक फैक्ट्री में है, कहने का मतलब, तो उनका ESI का एक कुछ अमाउंट करता है हेल्थ के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस कह सकते हो। तो उसके तहत ESI का कार्ड बनेगा आप, तो ESI की जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है वहाँ आप जाके ट्रीटमेंट करा सकते हो, और कहीं वो रेफ़र करते हैं तो उसके तहत आपको रहेगा कितना अमाउंट तक, अगर किस प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने रेफ़र किया है तो उसका क्लेम भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से जितने पैसे खर्चे हुए तो पैसा ESI पे करेगी, या अदरवाइज अगर आप पे करते हो तो बाद में आपको रियम्बर्स फिर से वापस मिल जाएगा। तो ESIC का वो काम हुआ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ESI की बहुत सारे डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल होती है, ESI हॉस्पिटल। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो जो फूड प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं तो पैकेजिंग खासकर, तो आप देखोगे कि उसमें FSSAI अप्रूव्ड लिखा रहेगा। फूड की क्वालिटी कितनी है, जितना उन्होंने मेंशन किया कि इसमें मेरा इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना प्रोटीन है, इतना फैट है, इतना विटामिन है, वो है कि नहीं, वो ये क्या करती है, सर्टिफाई करती है FSSAI। अभी के डेट में इतना हालत ख़राब है, मैं आपको बता दूं, जितने सारे जो प्रोडक्ट बहुत सारे बिक रहे हैं, इतना एडल्ट्री है उसमें, एडल्ट्री का कहने का मतलब उतना उसमें गड़बड़ किया जा रहा है, उतना मिक्सिंग किया जा रहा है, उतना उसमें मतलब कह सकते हो कि मिलावट की जा रही है, कहने का मतलब कि कहना नहीं है। लेकिन FSSAI उसको सर्टिफाई करती है, फिर भी कहाँ इतना है, इसमें सही है ये, जो कि फैक्चुअल अगर देखा जाए, चेक करवा दिया जाए ना, मैक्सिमम का जो मेंशन करते हैं कि इतना इतना सब चीज़ है। 100% घी, अगर तो 500 रुपये में कोई घी 1 kg दे रहा है, FSSAI सर्टिफाइड है, कि रियल में वो प्योर घी है क्या? नहीं, तुम देखो खाने के बाद पता चलेगा, सूखने के बाद ही पता चल जाता है। तो जो गांव का जो दूध से पूरा मक्खन बनाकर, गांव घी कैसे जनरली बनता है, गांव से हो गया तो पता होगा, दूध गर्म हुआ, उसके क्रीम हुए, क्रीम को निकाल कर रखा गया, जमा किया गया, उसको लास्ट में मथा गया, उससे मक्खन निकला, पानी डाल के पूरा मथा गया तो मक्खन निकला। उस मक्खन को जब पिघलाया जाता है तो घी बनता है। उस घी का क्वालिटी और जो कंपनी वाले जो घी जो दे, और जो गांव के गाय भैंस जो भी रहा, वो जो कहने का मतलब वहाँ से
और ये जो 500 रुपया 600 रुपये किलो में घी बेचते हैं ना, प्योर घी और FSSAI सर्टिफाई करती है, देखो उसका क्वालिटी। तो हमें लगता है FSSAI काम सही तरीके से कर ही नहीं रही है, कि जो वो मार्केट में इतना डी माल 2 नंबर का माल, और जो कंपनी वाले में चीज़ है ना, वो जो मेंशन कर रियलिटी में वो चीज़ है नहीं। पढ़िए, और 100% ऑर्गेनिक, कोई चीज़ मैं बता दूं 100% ऑर्गेनिक है ही नहीं, आपको मैं बता दूं। कुछ ना कुछ केमिकल उसमें मिला हुआ है, प्रिजर्वेटिव, उसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए केमिकल डाला हुआ है ही, लेकिन लिखा था 100% ऑर्गेनिक नहीं है। FSSAI सर्टिफाई करती है, हाँ भाई 100% ऑर्गेनिक है। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं FSSAI में बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि FSSAI में जॉब लेने के लिए चाहते हैं कि इसमें जॉब हो जाए। क्यों? बहुत सारे सर्टिफाई करूंगा उससे पैसे लेते हैं, और क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी कि ऐसे सर्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि पता है कि सर्टिफाई में कर रहा हूँ और ओरिजिनल चीज़ इसका ये चीज़ तो है नहीं, फिर भी सर्टिफाई करने के बाद पैसे खा रहे हैं, रियल चीज़ है। सुनने वाले लोग कहेंगे कि मुझे ब्लेम कर रहा है, हो सकता है कुछ लोग ना खाएं, लेकिन रियलिटी देखो ना, चीज़ है उस क्वालिटी की नहीं है। इस कारण इतने सारे कैंसर, लंग कैंसर बोला, स्टोमक कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, बहुत लीवर कैंसर, इतने सारे कैंसर के केसेस बढ़ गए हैं ना इस कारण, क्योंकि हमारा फूड की जो क्वालिटी है ना, एकदम बिल्कुल तेल, ऑयल में देखो, सरसों तेल में इतना मिलावट है। हम लिखते हैं 100% प्योर मस्टर्ड, और मस्टर्ड के साथ साथ उसमें पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा क्या क्या ऐड कर दिया गया है, तो है ही नहीं वो चीज़ जो आप लोग खा रहे हो। कि कहते हैं क्या कि जो आज 30-40 साल पहले जो गांव में जो लोग खाते थे जो चीज़ ना, वो क्वालिटी, खाने में क्वालिटी, वैरायटी आपके पास बहुत सारे हैं मेनू में, लेकिन वो क्वालिटी वो नहीं है। तो ये तो कभी मैं आगे कभी बताऊंगा, तो डिटेल में बताऊंगा क्या गड़बड़ है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, और उस टाइम में सबको रिक्वायरमेंट है, हर जगह वो चीज़ पहुंचना चाहिए, तो जब तक केमिकल में प्रिजर्व करके नहीं भेजेंगे वहाँ पहुँचेगा नहीं, पहले ही खराब हो जाएगा। उतना डिमांड है, उतना लोगों को खाने के लिए ज़रूरत है, पॉपुलेशन इतना हो चुका है, उतना प्रोडक्शन करने के लिए जब तक केमिकल डालेंगे नहीं उतना बढ़ेगा नहीं उतना। तो आज अब केमिकल नहीं डालेंगे तो फसल ही बर्बाद हो जाएगी, उसके कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे, सड़ जाएगा। तो केमिकल उनको मिलाना ही मिलाना है। लोग सब्जी खरीदते हैं एकदम चिकना चिकना सब्जी चाहिए, जो चमक रहा हो, जो रूखा रूखा दाने दाने दाग हो, तो वो जो उसको नहीं पसंद करेंगे। तो उतना केमिकल उतना चिकना लाने के लिए कुछ तो पेंटिंग पॉलिश तो करना ही पड़ेगा ना भाई, तभी तो लोग खरीदेंगे ना। हम आप जाते हो तो सब्जी पूरा छांटते हो, इतना सारा सब्जी पहले भरा, उसमें भी लेडीज को देखोगे कि छांट रही है अच्छा करने के चक्कर में पता चला कि जो जितना ज़्यादा चिकना है उसमें ज़्यादा केमिकल मिला हुआ है, जितना ज़्यादा और लाइटिंग दिख रहा है उसमें ज़्यादा केमिकल मिल रहा है, जो ज़्यादा फ्रेश दिख रहा है उसमें ज़्यादा केमिकल है। और जो बेचारा किसान जो है, जो गांव में अपना मेहनत से ज़्यादा केमिकल ना देकर ऐसे बनाया, उसकी सब्जी बेचा जाएगा मार्केट में, तो इसमें भाई चमक नहीं है, इसमें उतना अच्छा नहीं दिख रहा, मुलायम सा दिख रहा है, ये उतना उसमें वो बात नहीं है, फ्रेश नहीं दिख रहा, फ्रेश नहीं है। अरे वो फ्रेश जिसको समझ वो फ्रेश, वाकई में वो फ्रेश नहीं है, फ्रेश तो कोई और था जिसको आप समझ नहीं पाए। जिसने पेंटिंग वेंटिंग की है उसको आपने अच्छा मान लिया, जो बिना पेंटिंग का है, जो नेचुरल था, तो नेचुरल वाले में उस टाइप से तो निखार दिखेगा नहीं, उसको आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन ओरिजिनल कौन सा था जिसमें क्वालिटी किसमें थी, इसमें थी, आपने प्रेफर इसको किया। जो मैं बता रहा हूँ वो समझना है, कुछ और नहीं। तो खैर ये रीजन है, इतना मिक्सिंग का ये है कहीं ना कहीं हमारा ये, तो इतना ही पॉपुलेशन है, इतने पॉपुलेशन को फीड करना। तो अब FSSAI में फाइनली लोग काम करेंगे तो क्या बोलेंगे कि अगर मैं सबको रिजेक्ट करते जाऊँगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। एक स्टेटमेंट ये भी तो हो सकता है ना इनकी तरफ से, ये आर्गूमेंट। मैं जब भी बोलता हूँ तो एक तरफा नहीं बोल रहा हूँ, दोनों तरफ से बोल रहा हूँ। ये आर्गूमेंट हो सकता है अगर मैं वाकई में अगर रियल तरीके से सर्टिफाई करने लग जाऊँ ना, ओरिजिनलिटी देखने लग जाऊँ ना, तो सब मैक्सिमम छट जाएंगे, पता चलेगा कि लोगों के पास चीज़ नहीं पहुँची, लोग भूखे मरने लगेंगे। तो सर्टिफाई करना है मजबूरी, ये भी कह सकते हैं एक रीजन। खैर, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का क्या काम है पता ही है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की भाई नारकोटिक ड्रग्स हो गया, मॉर्फिन, हीरोइन, चरस, हशीश कहाँ गैर कानूनी से बिक रहा है या कहाँ सेलिंग किया जा रहा है, कौन लोग अफेक्टेड हैं, उसके लिए कोई कंप्लेन हुआ, इनकी NCB की अपनी टीम होती है, वहाँ रेड मारती है। तो ये है NCB का ऐसे इतना जानो काम है। जोनल काउंसिल,
तो बहुत सारे इंटर स्टेट काउंसिल के अलावा जोनल काउंसिल भी, नॉर्थ स्टेट के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ऐसे ऐसे जोनल काउंसिल बने हैं। काउंसिल का काम क्या है, डिफरेंट स्टेट में कोऑर्डिनेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातें, बीच बीच में मीटिंग करते रहेंगे, कोई प्रोग्राम स्कीम चल रहा है उससे रिलेटेड, तो ये सब आपस में डिस्कस, उसके मिनिस्टर आएंगे, इसके मिनिस्टर रहेंगे, उसके उस वहाँ के कंसर्न ऑफिसर, इसके कंसर्न ऑफिसर, ये है जनरल काउंसिल। बस इतना ही, अभी तक इतना ही। बाद में मैं इंटर स्टेट काउंसिल, जनरल काउंसिल में डिटेल में डिस्कस करूँगा। जनरल काउंसिल को मैंने कैपिटल में डाला, इतना कैप बड़ा हाईलाइट किया क्योंकि उस पर कंफ्यूज नहीं हो रहा है इंटर स्टेट काउंसिल और जनरल काउंसिल में। ये है स्टैट्यूटरी, इंटर स्टेट काउंसिल है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब देखें, अब है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब वो जो क्लियरली से बताया, आर क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट इन्होंने बनाया। डज नॉट हैव एनी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, लीगल मतलब बैकिंग नहीं है, मतलब पार्लियामेंट में ऐसे लॉ बना के नहीं बनाया गया। तो ये एग्जीक्यूटिव लोग जो हैं, जिनकी गवर्नमेंट है, जिनके मिनिस्टर हैं, ये लोग अपने चाहे जिस हिसाब से बॉडी बनाए, जो कौन मेंबर रहेंगे कौन ना रहेंगे, कैसे हटाया जाए, वो अपने हिसाब से डिसाइड करें। तो ये एग्जांपल में नीति आयोग, पहले प्लानिंग कमीशन था, 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई तो चेंज करके नीति आयोग रखा गया। ओपिनियन दिया गया कि प्लानिंग कमीशन पुराने हो गए थे, पुराने तरीके से काम कर रहे थे। क्या है नेशनल नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है नीति आयोग का फॉर्म ऑफ इंडिया, नीति आयोग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ एग्जैक्टली मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। बस इतना ही जो वर्डिंग बोला इसमें ही है, छोड़ो, वो मतलब नहीं रहता, मतलब कंसेप्ट सोचो, पहले बता देता हूँ, सुनो क्या है मैटर। नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ऐसे ही। खैर, प्लानिंग कमीशन कहा कि आउटडेटेड है, पुराने तरीके से काम कर, हम नया ला रहे हैं, इसमें हम डिफरेंट लेवल तरीके से काम करेगी, इसके मेंबर अलग अलग होंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो एक्सपर्ट पर्सन हैं डिफरेंट प्रोफेशन से, या तो लीगल, या तो कहो एजुकेशन से, या हेल्थ में, मैनेजमेंट में, उनको हम इसमें अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा ये इनको पावर ज़्यादा देंगे, ये इनका वर्क ज़्यादा होगा, इनका डिफरेंट मैंने कहा सकता हूँ स्टेट से कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होगा, तो अलग तरीके से काम करेंगे। ये देखते हुए नीति आयोग को, प्लानिंग कमीशन को बदलकर नीति आयोग किया गया। तो नीति आयोग का बेसिकली इसमें जो मेंबर होते हैं, इसके जो चेयरमैन होते हैं, कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा मेंबर बहुत सारे होते हैं। तो मेंबर कह सकते हो कि मेंबर ये किसी लॉ, लीगल एक्सपर्ट और हेल्थ में जो एक्सपर्ट है, किसी से बना सकते हैं, या फाइनेंस में एक्सपर्ट हो, डिफरेंट स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना है, और प्लानिंग स्कीम बन रहा है तो उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, या जो भी प्लानिंग स्कीम चला, डेवलपमेंट वर्क चला, तो उसका आउटपुट क्या रहा, उसके बारे में रिपोर्ट नीति आयोग तैयार देती है, डेटा देती है, कहाँ इतना इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, इतना इतना यूटिलाइज हुआ। ऐसे किसी को और फर्दर इम्प्रूव करने के लिए ओपिनियन नीति आयोग देती है किसी स्टेट को कि भाई आप इस तरीके से और डेवलप कर सकते हो। नीति आयोग के और भी मेंबर जो होंगे, जो मेंबर प्राइम मिनिस्टर तो हुए ही, यूनियन मिनिस्टर होंगे, डिफरेंट स्टेट के चीफ मिनिस्टर हुए, ये इसके मेंबर होंगे। तो इसके अलावा और भी जो बताया कई मेंबर इनके हो सकते हैं, सबको अपना काम दिया जाएगा कि आपको इस चीज़ को रिलेटेड देखना है, हेल्थ वाला जो मैटर होगा उसमें आप अपना ओपिनियन देंगे, क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे। ये है नीति आयोग। नीति आयोग की बार बार बहुत सारी रिपोर्टें आती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ये मिनिस्ट्री नीति आयोग, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार बार। करंट अफेयर में हमेशा क्वेश्चन आता रहा है कि नीति आयोग ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया, इसने ये रिपोर्ट में ये सब चीज़ बताया। अब है बार काउंसिल बताया था, अब है लॉ कमीशन। लॉ कमीशन क्या है? लॉ कमीशन है जो कि क्या होता है कि लाइक लॉ कमीशन सेटअप किया जाता है। तो ये लॉ कमीशन का रिकमेंड करती है, थोड़ा सा मैंने पहले कुछ बताया, अभी कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं थोड़ा अलग बता दिया था, मैं अभी रिक्टिफाई कर दूं। लॉ कमीशन का काम है कि सरकार को, बार काउंसिल का काम नहीं है, लॉ कमीशन, शायद मैंने बताया है पहले, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अभी लॉ कमीशन के जो चेयरमैन हैं
जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जो पहले कर्नाटका हाई कोर्ट के जज थे, कर्नाटका हाई कोर्ट के। कर्नाटका हाई कोर्ट में, कर्नाटका का जो कोर्ट है, सेटअप है बेंगलोर में। कर्नाटका हाई कोर्ट का पहले मैसूर हाई कोर्ट कहा जाता था। उनकी बेंच है बेंगलोर में, अब है एक धारवाड़ में, एक है कलबुंगी या कुछ ऐसा कुछ जगह है, ध्यान में एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, वहाँ है। 3 बेंच है कर्नाटका हाई कोर्ट की। तो ऋतुराज अवस्थी जो वहाँ पहले के जज चीफ जस्टिस रह चुके थे कर्नाटका हाई कोर्ट के, अभी उसके चेयरमैन है। लॉ कमिश्नर काम है कि लॉ मिनिस्ट्री को रिकमेंड करना कि नया कानून बनाए, इस फील्ड में और कानून बनाने की ज़रूरत है, पहले वाले कानून को ये चेंज करने की ज़रूरत है। तो ऐसे लॉ कमीशन अपना अपना रिकमेंडेशन देती है। लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन को सरकार चाहे तो फॉलो करे, चाहे तो ना करे, उनकी डिपेंड मर्जी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देखें, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अभी फंक्शनल नहीं है। 2012 में ही लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके बाद नेशनल एनडीसी की कोई मीटिंग नहीं हुआ। अब ये ऑर्गेनाइजेशन अभी एग्जिस्ट भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई पता नहीं, अता पता नहीं है। इसके मेंबर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर कह सकते हो, और डिफरेंट स्टेट के चीफ मिनिस्टर आपस में बैठ कर बीच बीच में कभी कभी मीटिंग वोटिंग चलते रहती थी। पहले साल में एक बार कभी बैठ गए, मीटिंग हो गए, सब लोग आए, अच्छा खासा खाया पिया, प्रोग्राम चला, रहने का अरेंजमेंट रहा, 2-3 दिन के प्रोग्राम रही। सब लोग अपना अपना स्टेट के चीफ मिनिस्टर अपना अपना बोलेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमने ये काम किया, वो काम किया। प्राइम मिनिस्टर अपना स्टेटमेंट देंगे, ठीक है इसके लिए देंगे, वो देंगे, ऐसे ऐसे एनडीसी की मीटिंग में होती थी। अभी बहुत सालों से 2012 के बाद उसके बाद कुछ नहीं ऐसा चर्चा चला। फिर है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC। इसका काम है कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को क्या है कि कहते हैं कि मान्यता देना, एक्रेडिटेट करना, मतलब मान्यता देने का, एफिलिएशन देने का, कह सकते हो कि एफिलिएट करना। तो किस बेसिस पर कि इतने टीचर होंगे तभी आपको एफिलिएशन मिलेगा, नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेगा। आप टीचर होने चाहिए, इतना स्टूडेंट होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट रेशियो इतना होना चाहिए, स्कूल में ये फैसिलिटियाँ होनी चाहिए, इतना बिल्डिंग होने चाहिए, इतने एरिया होना चाहिए, इतने जर्नल पब्लिश, सॉरी जर्नल का मतलब थीसिस पब्लिश होना चाहिए, रिसर्च में इतना एक्टिविटी में आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो ही आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। तो वो काम है NAAC का। तो कहीं ना कहीं UGC और इसका काम थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और NAAC। तो ओवरलैपिंग मतलब समहाउ रिलेटेड कहने का मतलब, ये जान लो। इसके अलावा कभी कभी क्या है ना कि बीच बीच में क्या होगा कि देखो सारे स्टेट का गवर्नर का एक कॉन्फ्रेंस होगा, गवर्नर का कॉन्फ्रेंस। तो गवर्नर का जो कॉन्फ्रेंस होगा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनेगा कि एक गवर्नर का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाएगा, सारे स्टेट के गवर्नर आएंगे और अपना अपना आपस में वैसे मीठी मीठी बातें, खट्टी खट्टी बातें जो करना है, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, अपना कंप्लेन, अपना ग्रीवेंसेस, वहाँ और क्या सुधार करने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऐसी होगी। फिर ऐसे चीफ मिनिस्टर का भी एक कॉन्फ्रेंस होगा, कभी कह सकते हैं क्या होता है स्पीकर का कॉन्फ्रेंस, सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, और यहाँ उसको चेयर करेंगे कौन, लोकसभा के स्पीकर। तो ऐसे ऐसे बीच बीच में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से के जरिए कुछ पीरियड के लिए कोई बॉडी सेटअप होती है, कुछ दिन कॉन्फ्रेंस चलता है, सब लोग खा पी कर आराम से चुपचाप, ये कहने का मतलब हुआ खा पी कर, मतलब आए हैं तो लोग भाई, ऐसे लोग थोड़ी है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये लोग ही सब इंटेलिजेंट है, वो लोग भी तो है ना भाई, कहीं उतना एक्सपीरियंस है, उस चीज़ को तो आप नकार नहीं कर सकते। करप्शन अलग चीज़ है, लेकिन नॉलेज तो उनको है ही ना, एक्सपीरियंस है इतना। तो इसलिए कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, वाकई में ओल्ड गोल्ड हैं, लेकिन कुछ न कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ है जो सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन कभी भी सर्विस में जाओ तो ऐसा नहीं कि जो सीनियर है उनको पूरा इग्नोर मारो, करे करप्ट भले हैं, करप्ट हैं, लेकिन उनमें भी कुछ बातें अच्छी है, उस चीज़ को उनसे सीखने का जरूर कोशिश करो। ऐसा नहीं कि एकदम अगर तुम जान करप्ट है तो फुल्ली इग्नोर मारो, सुधारने की कोशिश करो, कुछ अच्छी बातें उनसे, कुछ भी अच्छी बातें मिल जाए उसको जरूर रखो, कोई एक्सपीरियंस मिल जाए जरूर रखो, सीखो उनसे। ऐसा नहीं है खराब बातें मत सीखो, लेकिन अच्छी बातें, उनके पास बहुत सारी अच्छी बातें भी है, उनको भी सीखना है, ऐसा नहीं है। तो मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे हो जाओगे तो ये इतना बार मैंने भर दिया उनके बारे में, तो ये दिमाग लेके जाओगे कि वो तो सब करप्ट है, सब गिरे हुए हैं, सब कुत्ते हैं,
ऐसे मन में सोच रहे हो सब बकवास है, बेकार है, कोई काम की नहीं, सिस्टम खराब कर रखा है, इनसे मैं क्या सीखूं, इनसे क्या बात करना, ना ना ना, ऐसा एटीट्यूड नहीं। मैंने पहले बताया नफरत नहीं करना है, बताया ना पहले, कोशिश करो चेंज हो जाए, गुड, नहीं तो आप सही रहो, अच्छी बातें उनमें भी बहुत सारे हैं, सीखने की कोशिश करो, ऑलवेज ट्राई टू लर्न। तो कहते हैं ना कि जैसे कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेट है या सिविल सर्वेंट हुए, जो भी वाट एवर नेम का हो, जो ऑफिसर हुए, सिर्फ तो सिर्फ डॉक्टर और लॉयर ही जिंदगी भर सीखते रहते हैं, या प्लेयर कहो जब तक खेल रहा है तब तक उसको सीखता ही है हर दिन कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है। ऑफिसर होकर भी आपको कुछ ना कुछ डेली हमेशा सीखते रहोगे, या सीखना है, ये टेंडेंसी, लर्निंग टेंडेंसी रखो हमेशा, कुछ जहाँ से मिले सीखो, जानो, समझो, उसमें कभी एटीट्यूड नहीं कि हमें आई नो एवरीथिंग, एवरीथिंग सिर्फ उससे पता है, हमें नहीं। खैर, तो एक क्वेश्चन कर लिया जाए। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत पुराना है लेकिन कोई बात नहीं। Which of the following are extra constitutional and extra legal devices for securing cooperation and coordination between the states in India? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टैट्यूटरी भी नहीं है, तो कौन कौन? देखो, जोनल काउंसिल क्या है? स्टैट्यूटरी है ना। इंटर स्टेट काउंसिल ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। बचा कौन सा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, एनडीसी अभी चर्चा किया, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन? एक्स्ट्रा लीगल भी है, तो ऑप्शन आपका कौन कौन सा होगा देखो, 1 एनडीसी एंड गवर्नर कॉन्फ्रेंस 1 and 2। तो ऑप्शन में आपका 1 and 2 कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो क्या करना है? अब देखो, ये इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फोर्थ। पहले जहां अगर फोर्थ होगा वो तो होगा नहीं, फोर्थ यहाँ 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 ये होगा नहीं, तो बचा कौन? ए। फिर भी देखो क्वेश्चन पूछा गया 1995, उस समय जोनल काउंसिल को स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं मिला था, उस समय एक एग्जीक्यूटिव बॉडी ही था, तो क्वेश्चन 95 का है, समझे? इसमें ज़्यादा सोचने की बात है नहीं, पुराना क्वेश्चन है उस समय। तो अब देखें कॉन्स्टिट्यूशनल मोडालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोडालिटी किसको बोलते हैं? तो प्रीएम्बल में पढ़ाऊंगा तो उसमें मोरालिटी की बातें हुई है, पहले भी कभी कभी डिस्कस किया हुआ है मोरालिटी, नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता क्या होता है। देखिए पहले कहीं ना कहीं नाम सुन चुके हो, बता चुका हूँ हर चीज, एक दिस इज काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू ओनली। सी, मैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल हल्का बता दूं, पढ़ा दूं, और बाकी बाद में फिर बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दो नॉट एक्सप्लिसिटली, स्पष्ट रूप से नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जो भाषा है उसमें साफ मेंशन नहीं है मोरालिटी के बारे में। इज ए डॉक्ट्राइन दैट मैंडेट्स एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स enshrined in the constitution which guide the action of government and citizen। कहने का मतलब ये है कि ये एक सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन है, जो मैंडेट करता है, आदेश देता है कि एडहेर टू द, इससे आप जुड़े रहो, इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत से, ये मूल्य से, ये नॉर्म से आपको जुड़े रहना है, जो संविधान में मेंशन इंश्रिंड है, जो गाइड करता है क्या? जो सरकार के एक्शन और सिटीजन को एक्शन को गाइड करती है, सरकार के सिटीजन को काम को, एक्शन को, गतिविधियों को गाइड करती है, निर्देश करती है कि आपको जो संविधान में जो निहित ये सब आदर्श है, ये सब सिद्धांत है, इसको आपको फॉलो करना है। तो क्या है सिद्धांत संविधान में, क्या वैल्यूज है, क्या प्रिंसिपल है, क्या मोरालिटी की बातें हैं? तो आगे देखें, ensure that governance and societal conducts align with constitutional values such as, constitutional values क्या है? अब आया, इसके साथ align हो, तालमेल हो, तो governance and societal conduct, तो किसके साथ तालमेल हो, किसके साथ अनुरूप रहे, मतलब कहने का मतलब जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस मतलब न्याय, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, प्रीएम्बल में है डिस्कशन, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ
इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लिबर्टी, लिबर्टी हो, लिबर्टी ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, रिलीजन, फेथ, बिलीफ, उसका लिबर्टी है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे को डिग्निटी को ध्यान में रखें, तो ये हुआ फ्रेटर्निटी। और हम यूनिटी, एकता बना कर रखें, मिलजुल कर रहें और देश की अखंडता को मेंटेन करें, ये फ्रेटर्निटी की भावना, ये हुआ। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का कम से कम ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इसको बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ये कम से कम बेसिक पार्ट हुआ। अब और थोड़ा डिटेल, इसके अलावा और क्या, तो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का और क्या एलिमेंट है, देखो घूम फिर कर वो सबको ही एलाबोरेट किया हुआ है। रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 है ना, रूल ऑफ लॉ, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी के बाद इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पार्ट है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ है, आर्टिकल 21 में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडिया में प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो किया जाता है कहीं ना कहीं, वो होता है। मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ क्या है पढ़ा चुका हूँ पहले। तो इंडिविजुअल लिबर्टी, लिबर्टी हो सबको, लिबर्टी किस चीज़ का, बिलीफ का, फेथ का, स्पीच का, एक्सप्रेशन का, ये सब का लिबर्टी। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एक्सप्रेशन वो सेम चीज़ है। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस की जो बातें मेनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। सोशल जस्टिस को कह सकते हैं सोशलिज्म, तो सोशलिज्म तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं सोशलिज्म, सोशलिस्ट फिलॉसफी है, मेंशन है कहाँ, डीपीएसपी में। सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव का पावर अलग, लेजिस्लेटिव का पावर अलग, और जुडिशरी का मतलब कानून बनाने वाला का पावर, लेजिस्लेटिव का अलग पावर, मंत्रियों का पावर अलग है, एंड कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का पावर अलग है, तो वो कहलाता है सेपरेशन ऑफ पावर। फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन है 51A में। फंडामेंटल ड्यूटी आपके क्या है, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, वही बात। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सरकार डेमोक्रेटिक, लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का, उनका सरकार हो, तो वो होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब डेस्पोटिक या ऑथोरिटेरियन मनमाने तरीके से किसी एक का फुल कंट्रोल हो, अपनी मर्जी से चला रहे हैं, लोगों के द्वारा ही इलेक्शन करवा कर होना चाहिए सरकार, और इलेक्शन फेयर तरीके से हो, टाइम पर हो, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। सेकुलरिज्म मतलब सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट हो, किसी रिलीजन को स्पेशल प्रेफरेंस न हो, तो ये हुआ सेकुलरिज्म, सेकुलर है यहाँ, तो कोई स्टेट रिलीजन नहीं है सेकुलरिज्म। बाकी मैंने सेकुलरिज्म को लंबा चौड़ा मैंने डिटेल बताया था, सारी चीज़ सेकुलरिज्म के जितने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मेंशन है पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, हर चीज़ आगे का पीछे का वाटी बताया था मैंने। तो ये है, ये है, देखिए क्या है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पार्ट, इतना। इसके अलावा आप कुछ भी और भी जोड़ सकते हो, ऐसा कोई नहीं, जितना मेंशन किया इतना ही मोरालिटी के पार्ट है। ठीक, अब देखें आप, अब है ये सब पढ़ाया, अब है मैं कुछ बताऊंगा जुडिशियल डिसीजन, जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट में जो डिसीजन प्रोपाउंड किया, मतलब प्रोपाउंडिंग ये वर्डिंग इस्तेमाल होता है, जो सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंडेड जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंडेड या हाई कोर्ट प्रोपाउंडेड इट्स जजमेंट, प्रोपाउंड वर्ड यूज होता है। प्रेसिडेंट में क्या होता है, प्रोमलगेशन यूज होता है ना, कि ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया, या प्रोमलगेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ऐसे वर्डिंग आपको, ये लीगल टर्म है या कह सकते हो पॉलिटिकल वर्डिंग है, तो ये वर्डिंग आपको यूज करनी है आपको। जुडिशियल डिसीजन प्रोपाउंडिंग डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मतलब जो जजमेंट है कोर्ट का जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के जो डॉक्ट्राइन को ये रखा गया है, ये मेंशन किया गया है। प्रोपाउंडिंग कहने का मतलब, तो कहाँ कहाँ जजमेंट में ये मेंशन किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। तो अब देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि जजमेंट में यहाँ कोर्ट ने या स्पेशल डिस्कस किया कि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पार्ट है, जजमेंट में दिया तो ऐसे, या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अनुसार ऐसे होना चाहिए, ये जजमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करके दिया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये कहता है,
ये है। ऐसा मैं क्यों जजमेंट, बहुत सारा जजमेंट मैं दूंगा। मैं अभी बता दूं, ये जजमेंट मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ना, यहाँ काम आए नहीं तो इतना जजमेंट आपको आना चाहिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ। आंसर राइटिंग लिखने में जजमेंट इस्तेमाल होती है। कोई और भी क्वेश्चन हो, कोई और भी आंसर हो, इससे थोड़ा बहुत लिंक है तो ये जजमेंट को रेफरेंस दिया जाता है। तो जब आपको कम से कम पॉलिटी पढ़ रहे हो तो कम से कम 50 जजमेंट मिनिमम ऐसा आएगा जो आपको लफ्जों पर होना चाहिए। कोई भी आंसर राइटिंग लिखोगे तो जजमेंट को आपको कोट करना है, ये जजमेंट के अनुसार ऐसा हुआ था, ये जजमेंट में ये कहा गया था, ऐसे 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 लिखा जाता है। तो पूरा कंटेंट जानने की जरूरत नहीं, क्या वर्डिंग जजमेंट में लिखा गया वो जानने की जरूरत नहीं है। जजमेंट किस चीज के लिए दिया गया था वो जानने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लैंग्वेज लंबे चौड़े लिखा है मैंने, लेकिन मेमोराइज उसको करने की जरूरत नहीं, अभी मैंने आपको समझने के लिए यहाँ रख दिया है। अब मैं ये क्यों मेंशन कर रहा हूँ मैं अभी पहले बता दूं। तो एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आया, ऑब्वियस बात इतना मैं डिस्कस करूंगा, बहुत सारे जजमेंट तो ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ना आए तो भी ये जजमेंट आपके लिए मैटर करता है, आपको आंसर राइटिंग के लिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए, कहने का मतलब समझ गए। तो जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि इतना डिटेल इस चीज़ बताने का मेरा क्या यहाँ पर्पस है। देखें, कुछ जजमेंट के बारे में हल्का फुल्का देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। बुक में तो ज़्यादा कुछ मेंशन रहता भी नहीं है ज़्यादा, फिर भी बता दूं मैं। नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009 का केस है। तो एक केस क्या था, देखें, नाज फाउंडेशन एक दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ है, ठीक है। तो इसने कोर्ट में चैलेंज किया, दिल्ली हाई कोर्ट में किया चैलेंज द क्या constitutionality of section 377 of the Indian Penal Code IPC which criminalized, किस चीज को क्रिमिनलाइज करता है, कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल एक्ट, मतलब अपनी मर्जी से सेम सेक्स वाले पर्सन अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, मेल मेल फीमेल फीमेल, ऐसे कहने का मतलब, तो उसको क्या क्रिमिनलाइज इलीगल माना गया है कंट्री में सेक्शन 377 के जरिए। तो ये इसलिए इसको चैलेंज किया गया कि भाई ये कैसे क्रिमिनलाइज कर सकते हो, और कोई इसमें कोई पर्सन सेम सेक्स वाले पर्सन, मेल मेल फीमेल फीमेल, दे हैव एफिनिटी फॉर ईच अदर एंड दे आर इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटी। सो तो ऐसे केस में उन पर क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया जाना चाहिए। आप क्रिमिनल ऐसे को आप क्रिमिनलाइज कर, मतलब इंडिया में क्रिमिनलाइज है, गैर कानूनी है, कहने का मतलब आपराधिक समझा जाता है, तो इसको चैलेंज किया गया। अब इसमें क्या क्या बातें बोली गई, कुछ क्या है दिए गए, मैं आगे बताता हूँ। देखें, इससे पहले क्या था, ऐसा सिनेरियो था। तो देखें, कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो इसमें जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या दिया, चैलेंज किया गया क्या, दिल्ली हाई कोर्ट रेट डाउन 377 को नीचा कर दिया कि भाई ये जो क्रिमिनलाइज कर रहा है होमोसेक्सुअल एक्ट को, ये गलत है, ठीक है। जो अपनी मर्जी से होमोसेक्सुअल एक्ट में जैसे होमोसेक्सुअल पर्सन इन्वॉल्व है, तो अपनी कंसेंसुअल, दैट्स उसको रेट डाउन किया, मतलब कहने का मतलब उसको गलत करार कर दिया। एंड अब देखें, ये (377) होल्डिंग दैट इट वायलेटेड द राइट ऑफ इक्वलिटी। आर्टिकल 14 के अंदर सबको इक्वलिटी का, कानून के सामने इक्वल का दर्जा दिया गया है, कानून से बड़े कोई नहीं है, सबके लिए कानून इक्वल एप्लीकेबल होता है, तो राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करता है। अंडर किस में, एक तो 14 वाला है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समझ सब बराबर है। एंड 15 प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए सेक्स, रिलीजन, कास्ट, प्लेस, सेक्स के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, इसके आधार पर ये गलत है। एंड 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल, राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी, तो लाइफ का जिंदगी कहा है और लिबर्टी के साथ, तो डिग्निटी के साथ, तो इस चीज को आप वायलेट कर रहे हो। कोर्ट ने एम्फसाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिक्वायर्स अपहोल्डिंग द डिग्निटी एंड राइट ऑफ इंडिविजुअल। मोरालिटी में
डिग्निटी की बात कही गई है और इंडिविजुअल की राइट की बात कही गई है। रिगार्डलेस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, लोगों का ये अपना अधिकार है, ये अपना लिबर्टी है कि अपना जिसके साथ रिलेशन बनाना चाहे बनाएं, जिसको पसंद करना चाहे उसको पसंद करें, अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहे वैसे जिए, इसके साथ रह कर या उसके साथ रहें, उनको अपना ही राइट है। खुश रहने का उनको भी राइट है, उनको भी आज़ादी है, लिबर्टी है, ठीक है। उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होगा, उनकी डिजायर क्या होगी, उनकी अपनी लिबर्टी है, तो इसको आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। तो जजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, तो जजमेंट हाईलाइटेड द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट्स एंड प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस। मतलब सोशल जस्टिस, समाज में न्याय की बात, इनको भी न्याय दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि इसने कहने का मतलब जो होमोसेक्सुअल एक्ट में जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, होमोसेक्सुअल एक्टिविटी में, मतलब होमोसेक्सुअल पर्सन जो आपस में जो सेक्सुअल एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व है, आपस में उनका कोई रिलेशन ऐसा है, तो उसको आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। यानी जो गे पीपल है, जो सेम मेल सेम मेल होते हैं, जो एक दूसरे के लिए जिनका अट्रैक्शन होता है, वो आपस में कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ऐसे, तो उसको आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। जो मेल पर्सन जो साथ में रहते हैं अगर, तो आप या साथ में कुछ ऐसा एक्टिविटी में जो भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो आप उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। लेस्बियन किसे बोलते हैं, दो फीमेल एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन हो, लेस्बियन कहलाते हैं। गे, लेस्बियन, इंटरसेक्स, ट्रांसजेंडर या अदर कोई और भी क्यूड बोलते हैं, LGBTQ क्यूड, जिसमें जिसको एग्जैक्टली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मेल है या फीमेल है, व्हाटएवर ऐसे। तो कहीं ना कहीं इसने LGBT को ये कहीं ना कहीं राइट दिया कि आप जिसके साथ आप रिलेशन रहना चाहते हो, जैसे रखना चाहते हो आप रख सकते हो। ये हुआ LGBTQ के लिए एक लिबर्टी मिली उनको, और एक क्रिमिनलाइज नहीं रहा। लेकिन देखें यहाँ है कि होमोसेक्सुअल एक्टिविटी को चलो परमिट किया, लेकिन कंसेंसुअल है, अपनी मर्जी से कोई मेल किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, मेल ही है, पता नहीं क्या क्या चलता है, उसमें हमें नहीं जाना, हंसना नहीं है, हंसने की बात नहीं है, ठीक है, हंसने की बात नहीं है, जो है जो है। तो किसी के साथ अगर फोर्सफुल इंटरकोर्स किया जा रहा है, अगर एक मेल ने एक मेल के साथ अगर, तो उसमें वो क्रिमिनलाइज है, डेट्स ए क्रिमिनलाइज, वो कंसेंसुअल नहीं है। तो भले ही जैसो गे, बहुत गे है, लेकिन अगर कंसेंसुअल नहीं है देन दैट्स ए क्रिमिनलाइज। अगर कंसेंसुअल है, अपनी मर्जी से उनका है, तो ये दैट्स नॉट क्रिमिनलाइज। अब देखिए पहले इतना ये सब मैटर हाईलाइटेड नहीं था, 9 के बाद मतलब जो भी हुआ ऐसे ये सब बातें ज़्यादा आई, तो उसके बाद से क्या हुआ ना, कह सकते हो कि ये क्या पहले नहीं था, क्या पहले इस टाइप के लोग पहले भी थे। ये होना कोई गलत है या सही है, मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में। क्या इनसे देख कर नफरत किया जाए कि दे आर गे, दे आर ट्रांसजेंडर, दे आर लेस्बियन, दे आर व्हाटएवर, नो। क्या है कि देखिए पहले भी थे ऐसे सोसाइटी में, लेकिन उस लेवल पर ये लोग को उतने हिम्मत नहीं थे कि आगे बढ़ें, आगे बोले इस पर। फॉरेन कई कंट्रियों में इनको राइट जैसे से मिला ऐसे, तो यहाँ इंडिया में भी लोगों को थोड़ा, और लोगों में एजुकेशन आई, कहीं ना कहीं अवेयरनेस आई, तो इन्होंने भी अपनी राइट के लिए कोर्ट में अपीयर हुए। जो ये लेस्बियन या गे व्हाटएवर हैं, तो ये कोई अपनी मर्जी से नहीं है, ये इनकी हार्मोनल चेंजेस, मैंने पहले ही बताया कि इनमें ऐसे गॉड ने, कुदरत ने ही ऐसे दिए हैं चेंजेस, उनको वो फीलिंग अपोजिट के ना आकर सेम के लिए आती है। ऐसा कोई जानबूझ के ऐसा उनका कोई ऐसा नहीं होता कि जानबूझ के ऐसा कोई बन गया, कोई चाहकर भी लेस्बियन बन गए या कोई चाहकर भी ट्रांसजेंडर बन गए, चाहकर भी गे बन गए, नो, क्लियरली जो पर उसने ही दिया है, तो उसमें हमें आपको क्यों नफरत कर सकते हो कि ये ऐसे है, इसे घृणा करेंगे, ये टाइप का है, ये टाइप का है तो खुद से थोड़ा उसने ऐसा दिया हुआ, चाह के भी वो मेल जैसा, जैसे हम लोग की जो एक्टिविटी है, जैसे ऐसे जो चलते हैं या जो बोलने का जो टोन है हमारा, उनकी चाह के भी जो बॉडी चलने का जो अलग स्टाइल हो जाता ही है, जानबूझ कर ऐसे नहीं चलते हैं, आवाज़ उनकी ऐसे हो जाती है, एक्टिविटियाँ ऐसे हो जाती है, जो हाथ करना या जो भी व्हाटएवर ऐसे हो जाती है उनकी ऑटोमेटिकली। जैसे एक मेल और फीमेल बच्चा दोनों एक समय पैदा लिया, एक समय एक ही आदमी परवरिश कर रहा है, आवाज़ डिफरेंस आती है दोनों की, चलने का, बोलने का, पावर का, बल्क, मसल्स, हर चीज़, बिहेवियर डिफरेंस रहता है,
सेम माहौल में पला फिर भी, है ना। हार्मोन की वजह से उनको में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन है, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ऐसे। तो इसका ऊपर वाले का जो दिया हुआ है ऐसे, और ऐसे उनमें भी है, कुछ चाह कर भी ऐसे हार्मोनल गड़बड़ ऊपर वाले ने फॉल्ट पैदा किया आपका, जो गड़बड़ तरीके से ही बनाया दिया उनको हार्मोन, तो बेचारे मेल होके भी वो फीमेल जैसा उनकी एक्टिविटी हो जाती है, फीमेल होके भी उनकी मेल जैसा एक्टिविटी हो जाती है, ये है। तो उसमें हम आप उनको कैसे ब्लेम कर सकते हो, और चाह के भी उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप मेल हो, हम मेल हैं, पर्सनली नहीं लेने की बात है, मेल किससे शादी करते हैं, मतलब कैसे, फीमेल पसंद करते हो, फीमेल से शादी करते हो, तो आपको आपको चाह कर भी दे दिया जाए कि यू मैरी टू ए मेल, कैन यू, नो, नहीं कर सकते ना, आएगी नहीं वो ऐसा कि उनके लिए मुझे कुछ ऐसा, कुछ समथिंग समथिंग समथिंग, तो ऐसे उनके साथ ऐसा है, तो क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं, कहीं हार्मोनल ये है। अगर जैसे मैं बताऊं, मेल को, आदमी को, अगर उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसके बॉडी में बनता ही नहीं, एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऐसे ऐसे होती है, वो फॉर्मेट होता ही नहीं है, ठीक है। टेस्टिस का डेवलपमेंट है ही नहीं, पेनिस का डेवलपमेंट है ही नहीं, तो उस पर्सन को चाह कर भी फीमेल के लिए अट्रैक्शन नहीं आएगा, नहीं आएगा, कितना भी है नहीं आएगा। वो चाह के भी कितना भी मसल बॉडी बनाए, जिम बनाने की कोशिश करे, उसकी बॉडी वो बनेगी ही नहीं, कितना भी कर ले। तो ये कहने का मतलब, क्योंकि वो हार्मोन उसमें बन ही नहीं रहे हैं, तो वो आएगी नहीं, वो गट्स, वो हिम्मत, वो बॉल्ड मेल जैसा जो डोमिनेंसी या कसत हो, उतनी कसत हो अंदर वाली जो गट्स, उनमें वो आएगी नहीं, बेचारा ऐसे जैसे रहेगा, जहाँ भी रहेगा ऐसे रहेगा, वैसे रहेगा, मेल जैसा मॉर्फोलॉजी तो है, मतलब बाहर से दिखने में दाढ़ी भी हो सकती आ रही है, मुझ पे आ रही है, लेकिन वो चीज़ नहीं आएगी, या जो भी है ऐसे उनके साथ बेचारे के साथ है। तो उनके साथ नफरत घृणा करने का कोई मतलब बनता ही नहीं कि आप उनसे कहो कि यार ये है। इस बिहार में एक कॉमन वर्ड होता है मौगा, जानते हो, मौगा बोलते हैं कि जो थोड़ा, जो मेल होकर जो फीमेल जैसा थोड़ा रिएक्ट करे ना, थोड़ा जो भी हो जैसा, तो उनको बोला जाता है मौगा। तो बेचारा चाह कर भी उसको ऐसे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसको मेल हार्मोन के साथ साथ फीमेल हार्मोन भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, तभी बेचारा वो ऐसे करता है। वो खुद वो जानता है कि व्हाट आई एम डूइंग इट्स नॉट नॉर्मल, तो पता है, तो चाह कर भी वो नॉर्मल तरीके से रिएक्ट कर ही नहीं सकता नॉर्मल मेल की तरह। तो ये हुआ ऐसे, तो ऐसे राइट मिली इनको। अब मैं बताऊं अभी का क्या कंडीशन है, ऐसे और उसके अलावा और भी है। तो ये सब जब जजमेंट वजमेंट आई, जब न्यूज में खूब आया, तो अब क्या है ना, जब दो दोस्त भी अगर अब ऐसा हो गया है क्या, दो दोस्त भी अगर साथ में कहीं जा रहे हैं ना, अगर हाथ पकड़ के साथ में चल रहे हैं ना दो दोस्त, तो उसको लोग देख के कहेंगे देयर इज समथिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम, ऐसे देयर इज समथिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम, देयर इज समथिंग फिशी, क्या चल रहा है ऐसे। तो या कोई दोस्त को तुम अगर कुछ आराम से पकड़ के समझा रहे भाई, देखा ऐसे हाथ पकड़ के भी समझा रहे भाई ऐसे नहीं यार ऐसे करते हैं, तो ऐसे देखेगा ये ऐसे, मतलब आप दूसरे तिरछी नजर से देखेगा ये क्या चल रहा है भाई, मैं वैसा नहीं हूँ। दोस्त बोलेगा मैं थोड़े ही, मैं भी वैसा नहीं हूँ, मतलब तो भाई तो दोस्त भाई नहीं होते हैं क्या कुछ। तो अब ऐसा हो गया कि दो मेल अगर साथ में, अगर ऐसा कुछ साथ में दोस्त बैठे हैं, ज़्यादा हमेशा बैठना आटना है, तो लोग ये सोचेंगे समथिंग कुछ चल रहा है, ऐसा माहौल, ऐसा लोगों के दिमाग में कूड़ा बैठ गया है। कॉलेज में खासकर अगर कहीं से होगी, बड़े कॉलेज से, बड़े छोटे वाटी पर, तो कोई दो दोस्त क्लोज है, या दो फीमेल या फीमेल, हमेशा कहीं आना जाना खाना पीना, रूममेट भी हैं, हमेशा रहेंगे, तो बाद में पीछे से लोग उसको क्या बोलेंगे, दे आर गे कपल, दे आर लेस्बियन। मतलब क्या, मतलब अपने दोस्त के साथ ना रहे तो और किसके साथ रहे भाई, तुम्हारे जैसा। तो ऐसा, मतलब ऐसा माहौल चल रहा है। और एक दूसरे नॉर्मल कोई फ्रेंड को उतना क्लोज नहीं है, उसको तुम ऐसे टच करके कुछ समझा रहे हो, बात कर रहे हो, कंधे पे हाथ रख के, तो शक की नज़र से देखेगा कि ये सब क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, लोग क्या समझेंगे, तू क्या ऐसा हो गया है क्या। खैर देखते ही हो। ये बताया, ये इससे पहले मैं बता दूं एक और जो इससे रिलेटेड है, देखें। थोड़ा पहले ही हो गया, देखें। उसके बाद ये मैटर, ऐसा मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, तो उसको उस जजमेंट को मैं अभी आपको सामने लाना चाहता हूं। ये देखें,
ये जजमेंट हुआ। एक और जजमेंट मैं आपको अभी बताऊंगा। हाँ जी, ये वाला ही। अब है नवतेज सी जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। वो देखिए 9 का हुआ, ये 18 का हुआ। 18 का केस क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। नवतेज सी जोहर क्या थे, एक कह सकते हो कि वो सोशल एक्टिविस्ट, ये है नवतेज सी जोहर का पिक्चर है, सोशल एक्टिविस्ट। तो आई थिंक ये कहीं हरियाणा का बेस्ट पर्सन है ये नवतेज सी जोहर। तो आई डोंट नो वेदर ही वाज आल्सो बिलोंगिंग टू LGBT कम्युनिटी और नॉट, दैट आई डोंट नो। मुझे हम लोग को जानने की ज़रूरत भी नहीं, उससे मतलब नहीं है, हमें जजमेंट से मतलब है। तो देखें नवतेज सी जोहर का जो जजमेंट था, थोड़ा और 2018 का केस क्या है कि ये लैंडमार्क केस कहते हैं क्या, कारण कि दिस लैंडमार्क केस री विजिटेड द इशू ऑफ 377 का जो इशू जो था, जो जो दिल्ली हाई कोर्ट ने वो इसको क्रिमिनलाइज जो था उसको डीक्रिमिनलाइज किया, तो सेक्शन 377 IPC को। तो फिर से यहाँ मैटर गया और यहाँ नाज फाउंडेशन जो केस, जो पहले जो मैंने बताया नाज फाउंडेशन वाली केस, उसको फिर से यहाँ रिव्यू हुआ, फिर से इसके बाद डिटेल डिस्कशन करने का मतलब क्या होगा, आर्गूमेंट हुआ। तो इसमें जजमेंट इसमें क्या दिया गया, सेम बात। सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइज्ड कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल एक्ट, मतलब सब LGBT6 जो वाले होमोसेक्सुअल एक्ट थे जो क्रिमिनलाइज, उसको डीक्रिमिनलाइज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। एंड अफर्मिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिमांड्स द प्रोटेक्शन ऑफ सेम टू इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी, जो मैंने पहले वाली डिस्कशन हुआ। बाकी ऐसे ऐसे लंबी चौड़ी बातें कही गई है, तो देख लोगे, कोई बड़ा चीज नहीं है इतना में। कोर्ट अप्लाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एम्फसाइजिंग द नीड ऑफ, ये जजमेंट में ये सब बात मेंशन था, जजमेंट का कट पेस्ट यहाँ मैंने भी कर दिया है। सेम बात, कोर्ट रिफर टू आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, और 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी के बाद स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, एसोसिएशन, ये लिबर्टी। 21 राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये है यहाँ डिग्निटी के बाद। ये सब बातों को घुमा फिर कर 19 दिया, यहाँ लगता है 15 छोड़ दिया, अभी नहीं मेंशन। 15 भी है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते एज, सेक्स, ये सब का आधार, सेक्स के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार बेसिस पर घूम फिर के वो सब यही लिखा रहेगा। तो सिग्निफिकेंस मतलब ये जानो, जजमेंट क्या का रीइटरेटेड दैट सोसाइटल मोरालिटी कैन नॉट ट्रम्प कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ जुडिशियरी इन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कहने का मतलब यही मतलब है कि इसने भी होमोसेक्सुअलिटी को कहीं ना कहीं डीक्रिमिनलाइज किया, उसको वायलेट माना। यह नवतेज सी जोहर पर। अब देखें होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज नहीं अब रहा, डीक्रिमिनलाइज हो गया। फिर वही कंसेंसुअल, बिना कंसेंसुअल वाले नहीं, फोर्सफुल वाले नहीं। दूसरी बात, इनको ये राइट तो मिल गया कि आपको क्रिमिनलाइज नहीं, कोई केस आपको नहीं चला सकता, जेल में बंद नहीं कर सकता, ये है। लेकिन शादी करने का राइट नहीं मिला। अभी रिसेंट 1 ईयर पहले की जो जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तो वो मैटर पहुंचा हुआ था कि भाई मैरिज का राइट इनको मिलेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये बोला कि मैरिज का अगर राइट देना है इनको, तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करो, वो कानून बनाए, हम अपने तरीके से नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार में इंटरफेयर नहीं किया और ये पार्लियामेंट पर छोड़ दिया। अब पार्लियामेंट कानून बनाती है इसके लिए कि हाँ होमोसेक्सुअल पीपल दे आर हैविंग राइट, दे कैन मैरी, शादी कर सकते हैं वो या नहीं कर सकते लीगली तरीके से, तो वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन पर, पार्लियामेंट के कानून पर। पार्लियामेंट ने अभी तक कोई कानून बनाया नहीं है, और जहाँ तक है कोई कानून शायद न बनाएगी, क्योंकि
जैसे कि कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये सब चीज़ें हैं अननेचुरल सेक्स है, अननेचुरल एक्टिविटी है, तो नेचर के अगेंस्ट है, तो ये सब गलत काम है। न हिंदू रिलीजन इसको परमिट करता है, न मुस्लिम रिलीजन परमिट करता है, न कोई और रिलीजन रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से, तो ये चीज़ गलत है। रिलीजियस टेक्स्ट जब लिखा गया था उस समय शायद ऐसे लोग न रहे हो या कम रहे हो, उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ऐसे भी होती है, तो रिलीजियस बुक में मेंशन न किया गया। जो बड़े विद्वान जिन्होंने रिलीजियस बुक लिखा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लिखा ही, या तो ये कह सकते हो कि ऊपर वाले खुदा ने दिमाग दिया, ये तो ऑब्वियस बात है, हमें आपके पास जो दिमाग खुदा का, भगवान का, गॉड का, वाहिगुरु का ही दिया हुआ है, वो दिमाग हमें दिया है, तो मैं आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ। जो दिमाग दिया है उन्होंने, तो आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को, याद रह पा रहे हो। उनका हाथ चल जाए तो कब हर चीज़ भूलते जाओगे पता नहीं चलेगा, कुछ भी पढ़ोगे कुछ याद नहीं रहे, कुछ नहीं जाएगा, ये भी बात मान लो। तो उस समय दिमाग नहीं दिया, उस समय बातें ऐसे नहीं थी तो नहीं मेंशन किया। अब ज़रूरत है तो आप तो रिलीजियस बुक बार बार, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि अमेंडमेंट होता है चेंज होता है, वो जो है सैक्रोसैंक्ट है, जो है पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, रिलीजियस टेक्स्ट को नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को या लॉ को तो पार्लियामेंट की बात है। खैर, ये कहने का मतलब, तो ये सब नौतेसी जोहर ये सब कहीं ना कहीं मान ले कि होगा कि भाई डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में सुप्रीम कोर्ट का बहुत रोल है, सो जुडिशियल कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस को फॉलो करती है। तो ये सब बातें आप जो जजमेंट में आंसर राइटिंग लिखोगे तो ये सब लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का देखें सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश, लोगों को लिबर्टी के इस्टेब्लिश करने, लिबर्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सब ऐसे ऐसे जजमेंट दिया है। तो ये सब जजमेंट को आप डिफरेंस दे सकते हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो पहले चलते हैं। ये आ गया एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखें, मैं एग्जैक्टली मैं कुछ बोलूँगा नहीं, पूरी मैटर में बोलूँगा नहीं, उतनी शॉर्ट में थोड़ा बता दूँ। ऐसे भी एग्जाम में लिखने के लिए जितने लैंग्वेज है उतने आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, इतनी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैटर क्या था, एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। बार बार दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट में पिटीशन ले गई कि भाई हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है चीफ मिनिस्टर, तो हमें डिसाइड करना है कि कैसे गवर्नमेंट चलाना है। तो हमारा फैसला, हम किसको अपॉइंट करना है, कौन चीफ सेक्रेटरी रहेगा नहीं रहेगा, वो हमें डिजिग्नेट करना है। कौन कौन ऑफिसर हमें चाहिए, हमें करना है। किसको कहाँ ट्रांसफर करना है, हमें अथॉरिटी होना चाहिए। फाइल साइन करने का लास्ट डिजिग्नेट अथॉरिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए। तो अगर जैसे गवर्नर कोई भी काम करते हैं तो चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं, तो ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ जो यूनियन टेरिटरी के लिए है, वो चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही काम करें, अपने तरीके से काम न करें वो। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ इलेक्शन होता है, हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव में, लोगों को जवाब हमें देना है। हम काम ना करेंगे तो लोग अगले साल हमको इलेक्शन में हमको वोट ना देकर हटा सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का तो कोई नहीं हटा सकता, वो तो सेंटर ही रहेगी, ना रखना सेंटर का काम है। इलेक्शन इनके लिए कोई नहीं होता। तो भाई हमें ज़्यादा पावर दिया जाए। कोर्ट में जब मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखें 239A 239A भी मैंने बताया था ना पहले, 239A यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाले में। देखिए आपको मैंने बताया था क्या यूनियन टेरिटरी वाले में मैंने बताया था, ये आर्टिकल के बारे में मैंने डिस्कस किया था, हल्का बताया था। ये जाना दिल्ली से आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल को ऐसे रेफरेंस लेकर बताया कि कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मोर पावर होना चाहिए और गवर्नर को उनके एडवाइस पर काम करना चाहिए। तो ये जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब मेन पावर होना चाहिए एलजी के पास नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये तो कह दिया। लेकिन ये फॉलो हुआ नहीं। फिर बीजेपी गवर्नमेंट, जो बीजेपी के सेंटर में जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऐसा लॉ बनाया, कानून बना दिया। अब नया कानून ऐसा स्पेसिफिक नहीं था, कानून बना दिया कि कोई भी जो मेजर डिसीजन होगा उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का हाँ ना जरूरी है। जो ऑफिसर हैं
उनको अपॉइंट करना लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम है। वो ऑफिसर लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे। जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई फाइल को साइन हाँ ना कर दें तो कोई फाइल मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है जो या एक्ट कोई एक्ट कह तो जो यहाँ का असेंबली बनाती है वो अप्रूव नहीं होगा। ये अप्रूव करना साइन करना इन पर बाइंडिंग नहीं है। ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है इस चीज़ के लिए, खुद से डिसीजन ले सकते हैं। ये काउंसिल ये यहाँ इस वाली हाल नहीं है कि जैसे कि प्रेसिडेंट को क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस उनको फॉलो करना ही करना है। इनको फॉलो करना या एडवाइस लेना इनको कोई जरूरी नहीं है, ऐसा लॉ बना दिया। अब उस लॉ को जब कोर्ट में फिर दोबारा चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो लॉ बना हुआ है हम यहाँ अगर इंटरफेयर करते हैं तो हो गया कि जुडिशियरी क्या है लेजिस्लेटिव के दायरे को इंटरफेयर कर रही है। तो जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने बाद में फिर इंटरफेयर कुछ नहीं किया। तो अभी जो पावर है लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही ज़्यादा पावर है। कोर्ट ने पहले दिया, जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने जजमेंट दिया, फिर दोबारा जस्टिस चंद्रचूड़ के पास गया तो वो हाथ जोड़ लेके भाई अब दोबारा मैं इसमें उंगली नहीं करूँगा। क्यों? फिर तो हमेशा टसन चलते रहेगा ना कि हम जजमेंट फिर देंगे तो फिर वो कुछ नया कानून बनाए, फिर हमारे पास ये चलते रहेगा। तो सिस्टम को कुछ मेंटेन करने के लिए, सिस्टम सही चलने के लिए इंटरफेरेंस जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इंटरफेरेंस नहीं। यानी सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से चाह रही है कि हमारा दिल्ली पर हमारा ही कंट्रोल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट। हम बार बार उंगली करेंगे तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा दिक्कतें ही बढ़ेगी। तो चाहे तो कोर्ट कर सकती थी, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती थी कि हमने चीफ मिनिस्टर को ज़्यादा पावर दिया, आपने कानून बनाकर क्या फिर से पावर दे दिया उसको। तो जब ऐसे ज़्यादातर ओवर रूल करती है ना ऐसे जजमेंट देने के बाद कोई कानून बना दिया और सरकार उसके अगेंस्ट में कानून बना दे तो सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट इमीडिएटली कोई इंटरफेयर नहीं करता कि बहुत ज़्यादा टसन होगा। हाँ 10 साल बाद हो सकता है फिर से पटिशन जाए तो इंटरफेयर कर लेगी, इमीडिएटली नहीं। कि अभी हमने जजमेंट दिया, उस जजमेंट को काटने के लिए कोई लॉ बना दिया, अब इस लॉ को काटने के लिए फिर हम दूसरा जजमेंट दें, उतना नहीं करने जाते। तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं। और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr. Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए। ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा।
और जो जो आईडी जो होता है @dr_vikas_ias, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और चलते हैं लास्ट। थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड, एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचो मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं। मैं जिनसे भी मांग रहा हूं, आज फी मांग रहा हूं, गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूं, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप है, नहीं सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं, पैसे कलेक्ट कर रहा हूं। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKASH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसे बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड आईएफएससी कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये आईएफएससी कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट के साथ, इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है, कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहां तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या अभी जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूं पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।